फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे 7 टिप्स बिफोर अप्लाइंग न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा। तो मैंने जहाँ पे छोड़ा था वो था फंड्स। फ़ंड्स एक ऐसी चीज़ है, न्यूजीलैंड की बात करें या फिर हम यूके की बात करें, कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। एंड जो फ़ंड्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन करने का हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग सिस्टम होता है, क्योंकि हर एक एप्लीकेंट की जो सिचुएशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इन केस अगर आप कोर्स कर रहे हो तो उसकी ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए आप वहाँ जा रहे हो और वो कौन सा कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ंडिंग होती है। एक कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है इसका, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल का कोर्स ले रहे हो तो 3 साल का कोर्स 1 साल 2 साल 3 साल, हर साल की जो आपकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन है वो अलग अलग है। और अगर आप कम फंड करते हो तो भी प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई कोर्स ले रहे हो जिसके लिए आपको फंडिंग XYZ चाहिए, पर आपने उससे कम ही फंडिंग की है तो भी आपके रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप जो फंड है न्यू करते हो, न्यू इन द सेंस लेटेस्ट फंड करवाए हैं, वो भी रिफ्यूज़ल के कारण है। न्यूजीलैंड के लिए एटलीस्ट आपको 6 मंथ और 6 महीने पुराने जो फंड्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। एंड फंड की जो कैलकुलेशन होती है एंड रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए एंड रियल मायने में बहुत एक्सपीरियंस बनना चाहिए, क्योंकि फ़ाइल आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बट जो रिफ्यूज़ल रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो कह देते हैं कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है। बट इन शॉर्ट जो बिटर ट्रूथ वो ये होता है कि जो एजेंट होता है वो इतनी मेहनत ही नहीं करता, क्योंकि उसका काम है कि उसने फ़ाइल लगाना है। अगर उसका रिफ्यूज़ल आएगा तो भी उसके जो प्रोसेसिंग चार्जेस है उसकी जेब में आएंगे, अगर वीज़ा आएगा तो भी उसको प्रोसेसिंग चार्जेस तक ही मिलेंगे। तो उसका काम होता है आपकी फ़ाइल लेना, उसको असेस करवाना। वो उसके बाद टेंशन नहीं लेता है कि आपकी रिफ्यूज़ल आए या वीज़ा आए, क्योंकि उसके प्रोसेसिंग चार्ज जो है, चाहे रिफ्यूज़ल आए चाहे वीज़ा आए, उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आप मेक श्योर करना है आपने कि आप किस एडवाइज़र्स या कंसल्टेंट के पास जाकर अपनी फ़ाइल लगवाते हो, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं जाएगा, आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है रिफ्यूज़ल केसेस के लिए, किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हो, चाहे किसी भी वीज़ा से रिफ्यूज़ हो, चाहे स्टडी वीज़ा, चाहे स्पाउस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, चाहे कोई भी वीज़ा है, किसी भी वीज़ा से जो आप रिफ्यूज़ हो उसको डिस्क्राइब ज़रूर करना। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्लेयर करना। अगर आप इसको ये कहकर वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो कि मैं भूल गया ये लगाना, तो चाहे भूले हो चाहे नहीं भूले हो, उसकी पनिशमेंट एक ही है। पहला, आपको बैन कर देंगे। दूसरा जो है आपकी रिफ्यूज़ल आ जाएगी, जो कि डेफिनेटली एक हमें पता ही है जो उसका कंक्लूजन क्या है। बट जो बैन करने वाला सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है एक एप्लीकेंट के लिए जिसने ओवरसीज़ जाना ही जाना है। तो इन केस आपकी जो रिफ्यूज़ल भी आती है, चाहे कभी भी आई हो, कितने साल पुरानी आई हो, चाहे लेटेस्ट हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे किसी भी कंट्री से हो या कोई भी वीज़ा हो, must declare that, must describe that in your profile, in your file। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे न्यूजीलैंड के स्टडी वीज़ा को अप्लाई करने से पहले के पॉइंट थे। मेक श्योर आप ये ध्यान रखना। एंड ये जब आप करोगे तो अगर इसमें से सारे स्टेप आप अच्छे से करते हो तो कोई भी चांसेस नहीं है कि आपका रिफ्यूज़ल आएगा। ये मैं आपको मेरी स्टडी जितनी भी मैंने की है उसके रिगार्डिंग कह रही हूँ, चाहे जो भी कुछ कंसल्टेंट बोले या एजेंट्स बोले उसकी बात का नहीं, जो पर्सनल व्यू है उसके बारे में बता रही हूँ। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगी होगी। थैंक यू।